हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल मैंने पॉलिटिक्स समाप्त कर दिया था बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो आज मैं फिजिक्स स्टार्ट कर रही हूँ, डे फर्स्ट, भौतिक विज्ञान। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं उन्हीं पॉइंट्स को ले रही हूँ जो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं या जो इम्पॉर्टेंट है। तो पहला फिजिक्स का टॉपिक है मात्रक एवं मापन। तो प्रत्येक भौतिक राशि को मापने के लिए स्वेच्छा से चुने गए किसी निश्चित परिमाण को मात्रक कहते हैं। ऐसा ही प्रणाली ये क्वेश्चन में पूछता है कि मूल मात्रक प्रणाली में कितने मात्रक थे, तो वो 7 और एवं 2 पूरक मात्रक पर आधारित है। तो मूल राशि कौन कौन सी थी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो ये आपको याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि द्रव्यमान की मूल मात्रा क्या है, तो आपको याद रखना होगा किलोग्राम। देख लेते हैं। लंबाई का मूल मात्रक मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड, विद्युत धारा एम्पियर, ताप केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल। और 2 जो पूरक मात्रक है वो है समतल कोण, जिसका पूरक मात्रक है रेडियन, और घन कोण का स्टेरेडियन। ठीक है। अब आते हैं कुछ अन्य मात्रक हैं, जैसे राशि है उसका बल, दाब, ऊष्मा, प्रतिरोध, रेडियोधर्मिता, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारिता। बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन, याद रख सकते हैं। दाब पास्कल, ऊष्मा जूल, प्रतिरोध ओम, रेडियोधर्मिता क्यूरी, चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला, विद्युत धारिता फैरेड। ठीक है। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, सदिश राशि और अदिश राशि। इससे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहते हैं, हर एग्ज़ाम में, ओनली सिर्फ बीएड के लिए नहीं। तो ये आपको याद रखना होगा। अब देखते हैं अदिश राशि किसे कहते हैं। वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, अदिश राशि कहलाती है। जिसमें सिर्फ परिमाण हो लेकिन डायरेक्शन नहीं हो, उसको हम लोग अदिश राशि कहते हैं। जैसे दूरी, द्रव्यमान, चाल, गति, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप और दाब etc। अब आते हैं सदिश राशि। ये वो भौतिक राशियाँ हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता है, सदिश राशि कहलाती है। जैसे विस्थापन, आवेग, त्वरण, बल, संवेग, बल आघूर्ण इत्यादि। इसे आप याद रख सकते हैं। अदिश राशि में परिमाण चाहिए, दिशा नहीं, और सदिश में दोनों चाहिए, परिमाण और दिशा दोनों। चलिए अब देख लेते हैं मुख्य वैज्ञानिक यंत्र एवं उनके उपयोग। हाइग्रोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय आर्द्रता मापने में किया जाता है। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता। पाइरोमीटर का उपयोग उच्च ताप मापने के लिए किया जाता है, जैसे सूर्य का ताप। तनाव मापी का उपयोग मृदा में जल तनाव मापने के लिए किया जाता है। पथ मापी ओडोमीटर द्वारा वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापी जाती है। गीगर मूलर काउंटर की सहायता से रेडियो सक्रिय स्रोत के विकिरण की गणना की जाती है। लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता की जांच करते हैं। इसे याद करेंगे। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता, पाइरोमीटर उच्च ताप तनाव मापी मृदा में जल तनाव, ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी, गीगर मूलर काउंटर की सहायता से रेडियो सक्रिय स्रोत, और लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने के लिए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं पॉइंट, गति एवं गति के नियम। ये तो सभी पढ़े ही होइएगा, फिर भी बतला रही हूँ। गति, ये किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो वस्तु गति अवस्था में कहलाती है। अगर कोई वस्तु है जिसकी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो उसे गति अवस्था में कहलाती है। विराम तथा गति एक दूसरे से संबंधित हैं। यदि कोई गतिमान वस्तु एक समान वेग के साथ समान समयांतरालों में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की गति एक समान गति कहलाती है। एक समान गति वाला पिंड त्वरित नहीं होता है। यदि एक समान वेग से चल रही रेलगाड़ी में व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर गेंद गिराता है तो गेंद का पथ परवलयाकार होगा।
यदि कोई वस्तु समान समयांतरालों से असमान दूरी तय करती है तो वस्तु की गति असमान कहलाएगी। अगर एक समान समयांतरालों के में चल रही है, दूरी तय कर रही है, तो वस्तु का गति एक समान। अगर एक समान वेग से चल रही है लेकिन प्लेटफॉर्म पर जैसे बॉल अगर गिरता है तो उसका गेंद का पथ परवलयाकार होगा। और अगर कोई वस्तु समयांतरालों से असमान दूरी तय कर रही है तो उसका मतलब होगा कि वस्तु की गति असमान कहलाती है। न्यूटन के गति विषयक नियम, न्यूटन के नियम देख लेते हैं। न्यूटन ने 3 नियम दिया था, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी, और यदि किसी सरल रेखा में एक समान चाल से चल रही है तो ऐसे ही चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इस नियम को हम गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। एग्जाम में पूछेगा न्यूटन के किस नियम को हम जड़त्व का नियम कहते हैं, तो प्रथम नियम को। और इसके उदाहरण है फल टहनियों से टूटने पर गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे जमीन पर गिरती है। अब फॉर एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं, फर्स्ट नियम आप समझ सकते हैं। जैसे आप किसी गाड़ी में से जा रहे हैं और गाड़ी में अचानक ब्रेक रखता है तो आप आगे की तरफ होते हैं, तो उसे हम फर्स्ट नियम कहते हैं। क्योंकि पहले हम क्या थे, विराम अवस्था में थे, लेकिन जैसे ही हम गाड़ी हमारा एक समान चाल से चल रहा है और जैसे ही ब्रेक लगा हम अपना बाह्य बल उस पर नहीं लगा पाते हैं। ठीक है। द्वितीय नियम, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल का मान वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा। इसका उदाहरण देखते हैं। क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को थोड़ा पीछे कर लेते हैं। जब कोई प्लेयर खेल रहा होता है और बॉल कैच करता है तो उसके हाथ पीछे की तरफ आते हैं, ये द्वितीय नियम कहलाता है। और तृतीय नियम में है प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रक्रिया होती है। इसका उदाहरण रॉकेट का प्रक्षेपण कहलाता है। रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। तो फर्स्ट नियम आप याद कर सकते हैं, टहनियों का टूटना या गाड़ी में बैठने पर आगे की तरफ झुकना। द्वितीय नियम का एग्जाम्पल क्रिकेट खिलाड़ी का बॉल कैच करते समय हाथ पीछे की तरफ करना। और तृतीय नियम रॉकेट का प्रक्षेपण। ठीक है। अब आते हैं हम कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा पे। ठीक है। कार्य बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मात्रक जूल है। कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य इज इक्वल टू बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। यदि कोई व्यक्ति किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य घनात्मक होगा। जब किसी वस्तु के खुरदरे धरातल पर खींचा जाता है तब घर्षण बल तथा विस्थापन परस्पर विपरीत दिशा में होते हैं, अतः घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धकेलता है तथा वह विस्थापित नहीं हो तो वह कोई कार्य नहीं करता, क्योंकि उसका कार्य गुरुत्व बल के लंबवत है। यदि बल व विस्थापन परस्पर लंबवत होते हैं तो किया गया कार्य शून्य होता है। ये आपका कार्य रहा। वर्क से रिलेटेड इतने रहे। कार्य इज इक्वल टू बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, ये याद रखना है। कार्य का मात्रक जूल होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब शक्ति पर आते हैं। पावर, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक वाट है। वाट 1 वाट घंटा इजकल टू 3600 जूल और 1 किलोवाट घंटा इजकल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल और 1 अश्व शक्ति इजकल टू 746 वॉट। इसमें आपको याद रखना है कि यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक वाट है और एक अश्व शक्ति इजकल टू 746 वाट। ऊर्जा, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है और इसका मात्रक जूल है। शक्ति और ऊर्जा अदिश राशि है और कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ठीक है। ऊर्जा के 4 रूप हैं, आप ऐसा कह सकते हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और जैव ऊर्जा। सौर ऊर्जा, सूर्य से प्रतिदिन प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। यह मानव की विहित ऊर्जा का सबसे पुराना रूप है। सूर्य ही ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। तो सबसे बड़ा स्रोत कौन सी ऊर्जा है? सबसे बड़ा स्रोत
कौन है, तो सूर्य की ऊर्जा ही सबसे बड़ा स्रोत है। पवन ऊर्जा, तेज गति से बहती वायु में गतिज ऊर्जा होती है। वायु की यही ऊर्जा पवन ऊर्जा कहलाती है। पवन ऊर्जा का उपयोग पवन चक्कियों, जल पंप इत्यादि में किया जाता है। वर्तमान में पवन ऊर्जा का उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में भी करते हैं। रासायनिक ऊर्जा, किसी पदार्थ में उसके परमाणुओं के रासायनिक बंध के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसे रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण में लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि के दहन से उत्पन्न ऊर्जा को हम रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। जैव ऊर्जा, गोबर गैस, कचरे इत्यादि से प्राप्त ऊर्जा जैव भार ऊर्जा होती है। इससे मीथेन गैस उत्पन्न होता है जो ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, आपको सौर ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। पवन ऊर्जा के एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा कि पवन चक्कियाँ, जल पंप। रासायनिक ऊर्जा का एग्जाम्पल लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम जब के दहन से उत्पन्न ऊर्जा, और जैव ऊर्जा में गोबर गैस, कचरे से प्राप्त ऊर्जा। ठीक है, अब देख लेते हैं ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उदाहरण। ये VVI है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछेगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन चेंज करता है, कौन किस उपकरण के कारण ये चेंज होते हैं, तो डायनेमो। आप याद रख सकते हैं, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा में, सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। अब अगर आप मिक्स करके देखिएगा तो आपको बहुत ही आसानी से ये याद हो जाएगा, बस दिखने में टफ लगता है। तो आज मैं फिज़िक्स में इतना ही पढ़ा रही हूँ और इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये जो भी टॉपिक अभी पढ़ाई हूँ, मात्रक एवं मापन, गति एवं गति के नियम, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन की गति के नियम, कार्य शक्ति एवं ऊर्जा, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम को देखते हुए। सिर्फ इसी एग्ज़ाम में नहीं, किसी भी एग्ज़ाम में, SSC, रेलवे, बिहार पुलिस, जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं सारे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। और B.Ed का एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट जो 11 जुलाई को दिया गया था, वो डेट अब बढ़ गया है। मतलब अभी डेट बताया नहीं गया है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो देखते हैं कब होता है। तब तक आई होप मैं सिलेबस कंप्लीट करवा दूँगी। सो कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।